हमने समग्र शिक्षा योजना के माध्यम से भारतीय शिक्षा की प्रतिष्ठा कैसे होगी, भारतीय ज्ञान की प्रतिष्ठा कैसे होगी, इनके आधार पर हमारे विद्यालय कैसे होने चाहिए और कैसे चलने चाहिए, भारतीयों की जीवन रचना ज्ञान निष्ठ कैसे हो, इन सभी विषयों के बारे में ताई ने हमें बताया था और इसके ऊपर हमारा चिंतन भी हुआ था। तो इसी कड़ी में आगे आज हम ताई से इस चिंतन सत्र में सुनेंगे। मैं ताई से निवेदन करता हूँ कि इसके चिंतन सत्र की प्रस्तुति करें। राम विद्यापीठ के आज के चिंतन सत्र में जुड़े सभी सुधी श्रोता जनों को सप्रेम सादर नमस्कार। राम विद्यापीठ में इससे पूर्व भारतीय जीवन दृष्टि का अध्ययन कैसे हो, इसकी व्यवस्था करना यह विषय हो गया। ऋषि विद्वज्जन आदि की शिक्षा में कैसी भूमिका रहेगी, यह विषय भी हो गया। 140 करोड़ जनसंख्या वाले देश के लिए शिक्षा की व्यवस्था का विचार कैसे करना, यह भी विषय हो गया। किस प्रकार से आजीवन शिक्षा और लोक शिक्षा, ये दो पक्ष राम विद्यापीठ के अंतर्गत परंतु स्वतंत्र रूप से नियोजित होंगे, इसका विषय भी हो गया। आज हम शिक्षा सच क्या होती है और सभी आयु वर्ग में वह कैसे होती है, इसका विचार करने वाले हैं। शिक्षा ज्ञान की व्यवस्था है, परंतु ये शिक्षा है क्या, ये व्यवस्था कैसे होती है? तो शिक्षा का कोर एलिमेंट है अध्ययन और अध्यापन, पढ़ना और पढ़ाना। इससे दो काम होते हैं, दो प्रयोजन सिद्ध होते हैं। जो अध्ययन कर रहा है उसका अपना समग्र विकास होता है, जो अध्यापन कर रहा है वह परंपरा को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। क्योंकि अध्यापन करने वाला स्वयं जब अध्ययन कर रहा था तब उसे अपनी पूर्व पीढ़ी के अध्यापकों से ज्ञान प्राप्त हुआ था। अब उसे यह ज्ञान अगली पीढ़ी को देना है, यह उसका कर्तव्य है। इस कर्तव्य को मानुष में प्रतिष्ठित करने के लिए ऋषि ऋण ऐसी संज्ञा अस्तित्व में है कि हम जिससे पढ़े हैं उसके तो ऋणी होते हैं, और हम उसका ऋण कैसे चुका सकते हैं? और कोई भौतिक पदार्थ देकर या उसे उसकी सेवा करके या और कोई उसके लिए सुविधा करने से तो ये ऋण चुकाया नहीं जाता। जो ज्ञान प्राप्त हुआ है वह तो वापस नहीं दिया जाता। पैसा लिया हो तो पैसा वापस दिया जाता है, और कोई सामग्री ली हो तो वह तो वापस दी जा सकती है, परंतु ज्ञान प्राप्त हुआ उसे तो वापस नहीं किया जाता। यानी वापस करने का तो कोई प्रयोजन ही नहीं है, क्योंकि हमें जिसने पढ़ाया उसका ज्ञान तो कम नहीं हुआ। हमें उसने ज्ञान दिया तो उसका तो कम नहीं हुआ, कदाचित उसमें वृद्धि ही हुई होगी। और हम उस ज्ञान को वापस देने जाएंगे तो हंसाई होगी, हम वापस नहीं दे सकते। तो फिर ऋण चुकाना कैसे, ऋण मुक्त होना कैसे? बिना ऋण चुकाए तो चलेगा नहीं। गुरु दक्षिणा भौतिक रूप में देंगे तो वह भी धन ही दिया है, वह भी ज्ञान के बदले में तो नहीं दिया जा सकता। तो फिर हमारी परंपरा ने कहा, हमारे शास्त्रों ने कहा, हमारे ऋषियों ने उपदेश दिया कि आप अध्यापक के ऋण से
तभी मुक्त हो सकते हैं जब आप नई अध्येता को यह ज्ञान हस्तांतरित करो। इसलिए अध्ययन करने वाला अध्यापन तो करता ही है, इस दृष्टि से ऋण मुक्त होने के लिए करता है। इससे ज्ञान परंपरा आगे बढ़ती है, ज्ञान परंपरा सुरक्षित रहती है। तो अध्ययन करने वाले का पहला लाभ ये है कि उसका समग्र विकास होता है, और अध्यापन करने वाले को पुण्य क्या मिलता है? स्वयं तो ऋषि ऋण से मुक्त होता ही है, परंतु ज्ञान परंपरा को वह आगे बढ़ाता है। इसलिए अध्ययन अध्यापन की ये जो परंपरा है वह खंडित नहीं होनी चाहिए, ऐसा ही हमें उपदेश प्राप्त हुआ है। जो खंडित करता है, ज्ञान परंपरा खंडित करता है, उसका अपराध तो होता ही है, वह प्रज्ञापराध है, वह ज्ञान का अपराध है। इसलिए खंडित नहीं होने देना, तो फिर दूसरी नई पीढ़ी को वह हस्तांतरित करना। यह अध्ययन अध्यापन जो है उसकी व्यवस्था शिक्षा करती है, उसकी व्यवस्था को हम शिक्षा कहते हैं। तो पहला अध्ययन और अध्यापन हुआ। अब हम अध्ययन पर जोर देंगे कि अध्ययन कैसे होता है। फिर अध्ययन के अनुकूल अध्यापन होता है, तो अध्ययन कैसे होता है, इसके बारे में कुछ मूल बातों का हम आज विचार करेंगे। यह विचार इसलिए भी करना प्राप्त है क्योंकि आज सर्वत्र अध्ययन करने की बात को लेकर इतनी अनवस्था है, इतनी विपरीत व्यवस्था है कि हम समझ ही नहीं पाते कि वास्तव में पढ़ना क्या होता है और पढ़ा कैसे जाता है, अध्ययन क्या होता है और अध्ययन किया कैसे जाता है। तो पहला नियम है, अध्ययन उपकरणों से नहीं होता, अध्ययन करणों से होता है। जो करण उपकरण का अर्थ समझते हैं वे तो इसे तुरंत जानेंगे। करण का अर्थ है साधन, उपकरण का अर्थ है गौण साधन। करण ही मुख्य है, उपकरण तो गौण है। उपकरण नहीं होने से भी कोई हानि नहीं होती, करण नहीं होने से हानि होती है। तो अध्ययन करना माने ज्ञानार्जन करना, ज्ञान का अर्जन करना, ज्ञान प्राप्त करना। ज्ञानार्जन के करण कौन से हैं, साधन कौन से हैं? तो शिक्षा शास्त्र कहता है ज्ञानार्जन के दो करण हैं। एक को हम बहिःकरण कहते हैं और दूसरे को अंतःकरण कहते हैं। अंतःकरण का अर्थ तो हमें पता है। बहिःकरण क्या है? बहिःकरण है हमारी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां। कर्मेंद्रियों से क्रिया होती है, ज्ञानेंद्रियों से अनुभव होता है। ज्ञानेंद्रियों से किस बात का अनुभव होता है? ज्ञानेंद्रियों से इस सृष्टि में जो ज्ञानेंद्रियों के विषय हैं उनका अनुभव होता है। अब हम जानते हैं कि हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। आंख दृश्येंद्रिय, उससे हम बाहर के सृष्टि में से किस बात का अनुभव करते हैं? तो बाहर के विश्व में जो आकृति है, आकार है और जो रंग है उसका हम अनुभव करते हैं। तो आसपास के जगत में कितने रंगों की सुंदरता है, कितने रंगों की कितनी विविधता है, रंगों का कैसा समायोजन है, कितनी भिन्न भिन्न प्रकार की आकृतियां हैं, उन आकृतियों का ये सब व्यवहार कैसे चल रहा है, इसका अनुभव हम दृश्येंद्रिय से करते हैं। इसके माध्यम से हम बाहर के जगत के साथ जुड़ते हैं। बाहर की सृष्टि में कितनी विविध प्रकार की गंध है, उसका अनुभव हम नाक से करते हैं, घ्राणेंद्रिय से करते हैं। बाहर के विश्व में कितना रस है, कितने प्रकार के स्वाद है,
उसका अनुभव हम जिह्वा से करते हैं। बाहर के विश्व में कैसी ध्वनि है, कैसी मधुर ध्वनि है, विभिन्न प्रकार की ध्वनि है, उसका अनुभव हम कान से करते हैं, श्रवणेंद्रिय से करते हैं। बाहर के विश्व में कितने प्रकार के स्पर्श के अनुभव हैं, मैंने गर्म है, ठंडा है, कठिन है, मुलायम है, खुरदरा है, ये सारा अनुभव हमको त्वचा से होता है, स्पर्शेंद्रिय से। तो ये जो 5 ज्ञानेंद्रिया हैं, वे ज्ञानेंद्रिया ही तो है, ज्ञान की इंद्रिया, मैंने ज्ञान का अर्जन करने के लिए और बाहर के जगत में जो स्थिति है उसके साथ जुड़कर उसका अनुभव करने के लिए ये ज्ञानेंद्रिया एक कारण है। कर्मेंद्रिया, हाथ से हम काम करते हैं, कितने विभिन्न प्रकार के काम करते हैं। पैरों से हम काम करते हैं, चलते हैं, भागते हैं, छलांग लगाते हैं, कूदते हैं, फांदते हैं, नृत्य करते हैं, कितने विभिन्न प्रकार के काम हम पैरों से करते हैं। वाक, वाणी से हम बोलते हैं, वाणी से हम गाते हैं, विभिन्न प्रकार की ध्वनियां निकलती हैं, तो वाक इंद्रिय। और 2 भी इंद्रियां हैं, पायु और उपस्थ, परंतु उनके बात हम नहीं करेंगे। ज्ञानार्जन के संदर्भ में हाथ, पैर और वाणी, ये 3 कर्मेंद्रिया अध्ययन के लिए, ज्ञानार्जन के लिए अत्यंत उपयोगी है। और इसलिए अध्ययन का पहला सूत्र है करो और सीखो, अनुभव करो और सीखो। इसलिए क्रिया आधारित शिक्षा, अनुभव आधारित शिक्षा, ये ज्ञानार्जन का पहला काम हुआ, ज्ञानार्जन का पहला स्तर हुआ, पहला पड़ाव हुआ। अब करके सीखो, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? करने के लिए तो हाथ ही चाहिए, उंगलियां चाहिए, चलने के लिए, दौड़ने के लिए, भागने के लिए, छलांग लगाने के लिए, नृत्य करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें पैर ही चाहिए। तो हाथ और पैरों की कुशलता चाहिए। बोलने के लिए, गाने के लिए हमें क्या चाहिए? वाक नाम की इंद्रिय ही तो चाहिए। तो इससे इसकी कुशलता प्राप्त करो, इसका अभ्यास करो, इसके विभिन्न विभिन्न प्रकार से प्रयोग करो, तो ये कौशल विकास कर्मेंद्रियों का, ज्ञानेंद्रियों की देखने की, सूंघने की, सुनने की, स्पर्श करने की, स्वाद ग्रहण करने की क्षमता बढ़ाओ। तो ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों के माध्यम से अध्ययन होता है। दूसरा, ये तो बहीकरण हुए। अब ये जितने समर्थ होंगे उतनी शिक्षा अच्छी होगी, जितने समर्थ होंगे उतना अध्ययन हमारा सही होगा, अच्छा होगा, अधिक होगा। ये तो एक भाग हुआ बहीकरण। बहीकरण क्यों है? ये बाहर है, ये बाहर की तरफ खुलते हैं, माने बाहर व्यवहार करते हैं और बाहर के विश्व के साथ हमको जोड़ते हैं, इसलिए ये बहीकरण है। परंतु अंतःकरण अंदर है, हमारा जो ये शरीर है उसके अंदर है। ये अंतःकरण 4 है, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। अब ये अंतःकरण से अध्ययन होता है। माने क्या होता है, कैसे होता है? मन विचार करता है, मन इच्छा करता है, मन भावों का अनुभव करता है, भावना प्रधान होता है, मन एकाग्र होता है, मन शांत होता है, मन अनासक्त होता है, अनासक्त होता है तो आसक्त भी होता है, शांत होता है तो अशांत उत्तेजित भी होता है, एकाग्र होता है तो भटकता हुआ भी होता है। तो अब ये मन क्या करता है? विचार करता है। तो विचार करना, ये विचार करने की क्षमता होना, यह अध्ययन के लिए अत्यंत आवश्यक है। यदि हम विचार ही नहीं कर सकते तो फिर ज्ञान प्राप्त कैसे होगा?
यदि हमारी मन में इच्छा ही नहीं है तो ज्ञान प्राप्त कैसे होगा? यदि हमारी उसके प्रति भावात्मक जुड़ाव नहीं है तो ज्ञान प्राप्त कैसे होगा? इसलिए मन ये ज्ञान प्राप्त करने का अंतः स्थित ऐसा कारण है। बुद्धि, अब ये तो हमें कोई किसी ने बताने की आवश्यकता ही नहीं कि बुद्धि नहीं है तो ज्ञान कैसे होगा। बुद्धि से ही तो हम अध्ययन करते, बुद्धि से ही तो पढ़ते हैं, बुद्धि से ही तो जानते हैं, बुद्धि से ही तो समझते हैं। ये बुद्धि अध्ययन का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण ऐसा साधन है। बुद्धि निरीक्षण करके, परीक्षण करके, संश्लेषण करके, विश्लेषण करके, तर्क और अनुमान करके, कार्य कारण भाव जानकर इन सब को अप्लाई करके अध्ययन करती है, सीखती है और उससे विवेक निर्माण होता है। जो विवेक होता है वह विवेक शक्ति से बुद्धि अध्ययन करती है। बुद्धि नहीं है तो कैसे पढ़ा जाएगा? ये तो आम व्यक्ति भी समझेगा कि बुद्धि है तो समझते हैं, बुद्धि है तो अध्ययन कर सकते हैं, बुद्धि नहीं है तो नहीं समझते। इसलिए हम सामान्य भाषा में जो बोलते हैं, अरे गणित बहुत कठिन है, ये अर्थशास्त्र बहुत जटिल है, मनोविज्ञान तो समझ से परे है। ये विषय कोई कठिन या सरल नहीं होता। हमें समझ में आता है तो वो सरल है, हमें समझ में नहीं आता तो वो कठिन है। क्यों नहीं समझ में आता? बुद्धि इतनी तेजस्वी नहीं है। क्यों समझ में आता है? बुद्धि तेजस्वी है इसलिए। स्मृति अच्छी है तो सब याद रहता है, स्मृति अच्छी नहीं है तो याद नहीं रहता है। तो ये अंतःकरण है। बुद्धि की निश्चय शक्ति, बुद्धि की विवेक शक्ति, बुद्धि की जानने की, समझने की, ग्रहण करने की, धारण करने की शक्ति, यही अध्ययन के लिए आवश्यक है। उसके बाद होता है अहंकार। अहंकार निर्णय करता है, करने के लिए निर्णय करता है। अहंकार ओन करता है। मन और बुद्धि जो विचार और विवेक प्राप्त करते हैं उसको ओन करने का काम अहंकार करता है। उसके आधार पर निर्णय करने का काम अहंकार करता है। अहंकार का स्वभाव है गर्व करना। गर्व करने का ही एक आयाम है कर्ता भाव और भोक्ता भाव। तो उससे ज्ञानार्जन होता है। चित्त संस्कारों का क्षेत्र है। तो विचार, भावना, इच्छा, निश्चय, विवेक, कर्ता भाव, भोक्ता भाव, ये सब अंदर आगे चित्त में, संस्कारों में परिणत होकर चित्त में ग्रहण होते हैं। इस चित्त पर आत्मा का प्रकाश होने से ज्ञान होता है। ऐसी हमारी ज्ञानार्जन की थियरी है। अब इसमें पैसे का कोई संबंध नहीं, इसमें उपकरणों का कोई संबंध नहीं, इसमें इतना बड़े तामझाम ऑडियो विजुअल एड्स और ग्रंथ और इतने बड़े उपकरण, कंपास बॉक्स और ये साधन, वो साधन, गाइड बुक्स, इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती। ये तो सब सहायक हो सकते हैं। हाँ, हमें पढ़ना है तो पुस्तक सहायक हो सकते हैं, परंतु पुस्तक से ज्ञान प्राप्त नहीं होता। हमारी समझ शक्ति है तो पुस्तक हमारी सहायता करते हैं, पुस्तक उपकरण है। ऑडियो हम सुनते हैं वो उपकरण है। किसी का भाषण सुना तो वह उपकरण है। कहीं हमने लिखा तो लेखन पोथी हमारा उपकरण है, कंपास बॉक्स उपकरण है। जितने जितने भी हमारे बस्ते में बातें होती हैं वे तो सारे उपकरण हैं। जब तक हमारे करण व्यवस्थित नहीं होते, करण सक्षम नहीं होते, तब तक अध्ययन नहीं होता।
आज हमारे चारों ओर कक्षाओं में जो दृश्य दिखाई देता है वो कितना विपरीत है। कितने साधनों की भरमार है, कितने उपकरण हैं, और उपकरण नहीं है तो पढ़ेंगे कैसे, ऐसा ही हो जाता है। तो बुद्धि का, मन का, चित्त का, ज्ञानेंद्रियों का, कर्मेंद्रियों का अधिक विचार करना चाहिए। और इसलिए शिक्षा का प्रथम सोपान है, अध्ययन अध्यापन का प्रथम सोपान है। ये हमारे जो अध्ययन करने के साधन हैं उनको पहले सक्षम करो। माने बुद्धि तेजस्वी नहीं है तो कैसे पढ़ेंगे, बुद्धि कुशाग्र नहीं है तो कैसे पढ़ेंगे, बुद्धि यदि विशाल नहीं है तो कैसे पढ़ेंगे। इसलिए हमारा पहला काम है बुद्धि को सक्षम बनाओ। मन यदि शांत नहीं है, भटकता है, उत्तेजनाओं से ग्रस्त रहता है तो कैसे पढ़ेंगे। मन यदि एकाग्र नहीं है तो कैसे विचारों की एकाग्रता होगी, वो तो भटकता ही रहता है, तो हमें कुछ समझ में ही नहीं आएगा। ज्ञानेंद्रियां यदि सक्षम नहीं है तो कैसे हम ज्ञान का ग्रहण करेंगे। कर्मेंद्रिया यदि कुशल नहीं है तो कैसे काम करेंगे। इसलिए इन सभी कारणों को सक्षम करना ये अध्ययन और अध्यापन का पहला सोपान है। इसको त्याग करो। तो शिक्षा शास्त्र कहता है आयु की 16 वर्ष की अवस्था तक अध्ययन के जो सारे करण हैं, ज्ञानार्जन के जो सारे करण हैं, उनको सक्षम बनाओ, इनका विकास करो, इनकी क्षमताओं को बढ़ाओ। और इसलिए कर्मेंद्रियों का विकास, कर्मेंद्रियों की कुशलता का विकास, ज्ञानेंद्रियों की अनुभव क्षमता का विकास, मन की विचार क्षमता बढ़ाना, इसके लिए 3 ही बातें हैं। मन को एकाग्र करने की शक्ति, मन को शांत करने की शक्ति और मन को अनासक्त बनाने की शक्ति। जितनी अधिक होगी उतना अध्ययन अच्छा होगा। बुद्धि को निरीक्षण परीक्षण करने का अभ्यास, संश्लेषण विश्लेषण करने का अभ्यास और अवसर भी, कार्य कारण भाव समझने का अभ्यास, ये सब होगा तब यथार्थ ज्ञान होगा। विषय को हम अच्छी तरह से पकड़ पाएंगे, समझ पाएंगे। इसलिए बुद्धि का विकास करो, बुद्धि की ये सारी क्षमताएं बढ़ाओ, अहंकार को निर्णय करना सिखाओ, ओन करना सिखाओ, चित्त को ऐसे शुद्ध बनाओ ये सारे संस्कारों को तो ग्रहण करे, साथ में संस्कारों से मुक्ति प्राप्त करने की संभावना भी बनाए। ये अध्ययन का पहला सोपान है, ऐसा हमने अभी कहा। तो हमें देश के विद्यालयों के कक्षा कक्षों में इस प्रकार से अध्ययन अध्यापन हो, इसका विचार पहले करना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो शिक्षा महंगी नहीं रहेगी, इतनी क्लिष्ट नहीं रहेगी, इतनी चिंता का विषय नहीं बनेगी, इतना ग्रंथों पर, पुस्तकों पर, लेखन पुस्तिका पर, गाइड बुक्स पर और अधिक साधन सामग्री पर, बस्ते पर इतना जोर नहीं होगा, वो आवश्यक भी नहीं है। क्रियाकलाप, खेल, गीत, ये सब आवश्यक है। तो एक अलग प्रकार से हमें कक्षा कक्षों की कल्पना करनी होगी। अभी तो कक्षा कक्षों में बैठने की अच्छी व्यवस्था नहीं है, घूमने फिरने की अच्छी व्यवस्था नहीं है, अच्छा वातावरण नहीं है, एयर कंडीशनर नहीं है, विद्यालय में आने जाने के लिए यदि वाहन की सुविधा नहीं है तब तो पढ़ाई ही कैसे होगी। अच्छा गणवेश नहीं है और रेनकोट अच्छा नहीं है, टिफिन बॉक्स अच्छा नहीं है, पानी की बोतल अच्छी नहीं है, तो कैसे पढ़ाया जाएगा। गुलाबी रंग का सेंटेड इरेजर नहीं है तो कैसे पढ़ा जाएगा। यहाँ तक बातें आती है। तो हमने इसको
जहां नहीं होना चाहिए, जो उपयोगी नहीं है, वहां पर उसको केंद्रित कर दिया है। तो बहुत बड़ा परिवर्तन इस क्षेत्र में लाना होगा कि शिक्षा करणों से होती है, उपकरणों से नहीं। करणों की सहायता के लिए उपकरण है, उपकरणों पर अधिक जोर देने से करणों का विकास नहीं भी होता है, और नहीं हुआ तो फिर पढ़ना नहीं संभव होता है। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन हमें लाना है। इसके लिए हमें मुहिम चलानी पड़ेगी, इसके लिए लोक शिक्षा करनी पड़ेगी, इसके लिए कुटुंब की भी शिक्षा करनी पड़ेगी, और इसके लिए हमें शैक्षिक जगत में न केवल प्रबोधन शिक्षण करना होगा, इसको लिखना होगा, विद्वत जनों में इसकी चर्चा करनी होगी, इसका भी एक शास्त्र, इसकी भी एक शास्त्र चर्चा होनी होगी, इसके प्रयोग होने होंगे, तभी जाकर ये शिक्षा शास्त्रियों में परिवर्तन आएगा, अभिभावकों में परिवर्तन आएगा, जन समाज में परिवर्तन होगा। तो ये हमारा पहला काम हुआ। दूसरा काम हुआ, अभी 16 वर्ष के बाद, 16 वर्ष के बाद विभिन्न विषयों का अध्ययन करो विकसित करणों की सहायता से। तो 2 भाग हुए। 16 वर्ष की आयु तक ज्ञानार्जन की क्षमता का विकास, ज्ञानार्जन के करणों का विकास। 16 वर्ष के बाद विकसित करणों की सहायता से विभिन्न शास्त्रों का, विभिन्न विषयों का अध्ययन करो। इस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था, अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था हमें पूरे देश को, जन समाज को, अभिभावकों को और शिक्षा क्षेत्र को, बौद्धिक क्षेत्र को बतानी होगी। अब दूसरा पहलू है, अभी ये शिक्षा होती कैसे है? तो 16 वर्ष तक आयु की कितनी अवस्थाएं होती हैं? एक गर्भावस्था होती है, एक शिशु अवस्था होती है, एक बाल अवस्था होती है, किशोर अवस्था होती है और युवावस्था होती है। तो इन सभी अवस्थाओं में ये अध्ययन अध्यापन की पद्धति और माध्यम और स्वरूप अलग अलग होते हैं। गर्भावस्था में और बाल अवस्था में संस्कार होते हैं। क्यों संस्कार होते हैं? हमने पहले ही देखा, चित्त पर संस्कार होते हैं। तो गर्भावस्था में और शिशु अवस्था में चित्त सर्वाधिक सक्रिय होता है, इसलिए वो संस्कार ग्रहण करता है। तो शास्त्र ऐसा कहता है, कैसा भी जटिल, कैसा भी कठिन, कैसा भी गंभीर विषय हो, यदि कहने वाले को कहना आता है तो गर्भावस्था में उत्तम शिक्षा होती है संस्कार के माध्यम से। जब हम अभिमन्यु की बात करते हैं कि उसने चक्रव्यूह भेदन की विद्या गर्भावस्था में प्राप्त की थी, तो यह वैज्ञानिक सत्य है, ये कल्पना नहीं है, ये चमत्कार नहीं है। हाँ, कहने वाला उत्तम था, वो कहने वाली सीडी और वीडियो ये होने से नहीं होता, कहने वाला वास्तव में वो जानकार होना चाहिए। केवल शब्द रिकॉर्ड किए हुए सुनाता है, उससे संस्कार नहीं होते। कहने वाले के साथ जो संबंध बनता है आत्मिक, उससे शिक्षा होती है। तो गर्भावस्था में उत्तम शिक्षा होती है, किसी भी विषय की शिक्षा होती है। हमने इसकी व्यवस्था करनी चाहिए, ये कैसे होगा इसका विचार करना चाहिए। अष्टावक्र मुनि जन्म से पूर्व गर्भावस्था से ही ज्ञान प्राप्त करके जन्मे थे। कैसे? उनके पिताजी गुरुकुल चलाते थे, अपने छात्रों को जब पढ़ाते थे तब
अष्टावक्र मुनि की माता जब वे गर्भ में थे तब घर का काम करते करते भी, पास में बैठकर कुछ और काम करते करते भी वह सुनते थे, तन्मय होकर सुनते थे, उससे तादात्म्य में अनुभव करके सुनती थी। तो वह गर्भस्थ अष्टावक्र भी सुनते थे और ज्ञान ग्रहण करते थे, क्योंकि कहने वाला श्रेष्ठ है, उसका जो माध्यम है सुनने वाली माता वह भी तदात्म हुई है, उसका भी तादात्म्य गर्भस्थ अष्टावक्र के साथ है। इसके लिए इस कारण से इस प्रकार की शिक्षा संभव होती है, अध्ययन संभव होता है। और वह जो गर्भावस्था में ही सीख कर आया है, वो कहाँ भूलना है, वो तो उसके व्यक्तित्व का अंग बन जाता है। आज हम इसको जानते ही नहीं और इसको ऐसे उपेक्षित कर देते हैं कि सुवर्ण अवसर जो सीखने का है वो हम गंवा देते हैं। शिशु अवस्था में कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां धीरे धीरे सक्रिय होने लगती है। जन्म के समय तो बिल्कुल सक्रिय नहीं होती, उस समय तो चित्त ही सक्रिय होता है, परंतु शिशु अवस्था में धीरे धीरे कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां सक्रिय होने लगती हैं, तो वे फिर अध्ययन का माध्यम बनती है। क्योंकि वो शिशु कितना करता है, अखंड क्रियाशील होता है, उसको सारी दुनिया का अखंड अनुभव प्राप्त होता है और वो चाहता भी है। ये जो बाहरी जगत का अनुभव है वो पंच महाभूतों और पंच ज्ञानेंद्रियों के संगम से ही तो होता है, वो जुड़ाव से ही तो होता है। तो शिशु स्वाभाविक क्रम में पंच महाभूतों के साथ रहना चाहता है। अब ये भी व्यक्तित्व की माने कैसी रचना है कि शिशु अवस्था में जिसके माध्यम से अध्ययन हो सकता है, ऐसा सब कुछ करने की स्वाभाविक इच्छा शिशु को होती है। पानी में खेलना उसे अच्छा लगता है, रेत में खेलना अच्छा लगता है, पत्थरों के साथ खेलना अच्छा लगता है, खुली हवा में कपड़े उतार कर भाग दौड़ करना उसको अच्छा लगता है, अनुकरण करके विभिन्न प्रकार की आवाजें निकालना उसको अच्छा लगता है, हाथ पैर चलाते ही रहना उसकी स्वाभाविक क्रिया है। चलना सीख गया तो वो चलते ही रहता है, बोलना सीख गया तो वो बोलता ही रहता है, चढ़ना सीख गया तो चलता ही रहता है। अखंड पुरुषार्थ वह शिशु अपनी कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों से करता रहता है। वही तो उसका अध्ययन है। स्वप्रेरणा से माने अंतः प्रेरणा से, स्वपुरुषार्थ से निरंतर करते रहने से सीखने की ऐसी प्रवृत्ति बड़ी आयु में नहीं दिखाई देती। इसलिए शिशु अवस्था में चित्त भी सक्रिय है, साथ में ज्ञानेंद्रिया और कर्मेंद्रिया भी सक्रिय होने लगती है। तो संस्कार और क्रियाकलाप, संस्कार और प्रकृति से प्राप्त होने वाला अनुभव, ये शिक्षा के सबसे बड़े माध्यम हैं। इसलिए शिशु अवस्था में लिखना पढ़ना वर्जित होना चाहिए, पुस्तक नहीं चाहिए, पाठी नहीं चाहिए, बस्ता नहीं चाहिए, और घर से बाहर शिक्षा का केंद्र भी नहीं चाहिए। घर में रहकर ही ये सारी बातें उत्तम अध्ययन के कारक होती है। तीसरी है आगे बाल अवस्था। बाल अवस्था में कर्मेंद्रिया और ज्ञानेंद्रिया तो अधिक सक्रिय होती है, कुशलता प्राप्त करने की ओर इनका अब झुकाव होना चाहिए, इनकी गति होनी चाहिए। कर्मेंद्रिया और ज्ञानेंद्रिया अनुभव क्षम बनाना, उनका नियमन करना, उनको नियंत्रण में रखना, उनको चाहिए ऐसा काम करने के लिए कुशल और सक्षम बनाना,
ये शिक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के माध्यम से शिक्षा, परंतु शिशु अवस्था के ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय और बाल अवस्था की, ये बाल अवस्था है 12 वर्ष की आयु तक के, उसमें अंतर है। इधर कर्मेंद्रियों की कुशलता, ज्ञानेंद्रियों की अनुभव क्षमता ये होना चाहिए, और विभिन्न प्रकार के उद्योग, अखंड उद्योग करने का अवसर मिलना चाहिए, तभी ज्ञानार्जन होता है। परंतु उससे भी महत्वपूर्ण है मन के द्वारा प्राप्त होने वाली शिक्षा। मन ज्ञान ग्रहण करने का, शिक्षा प्राप्त करने का बहुत महत्वपूर्ण ऐसा करण है। बाल अवस्था में मन की ये जो 3 विचार पक्ष और भावना पक्ष बताया ना, उसमें भावना पक्ष अधिक सक्रिय रहता है। बाल अवस्था में माने 10 वर्ष के, 12 वर्ष के, 8 वर्ष के बालकों के लिए उनके आइकॉन एकदम निश्चित होते हैं। किसका अनुकरण करेंगे? शिक्षक का अनुकरण करेंगे, वैसा ही बोलेंगे। माता पिता का अनुकरण करेंगे, वैसा ही बोलेंगे, करेंगे, ऐसा करेंगे। तो ये क्यों? मन प्रेरणा ग्रहण करने योग्य अवस्था में होता है। मन उपदेश ग्रहण करने के अवस्था में होता है। विचार करने की क्षमता विकसित नहीं हुई, परंतु प्रेरणा ग्रहण करने की क्षमता विकसित हुई है। अनुकरण करने के लिए, आदर्शों को ढूंढने की, आदर्श देखने की अभी अवस्था है। इसलिए मन की शिक्षा ये बाल अवस्था में प्रमुख कारक है, प्रमुख साधन है। मन को सद्गुण और सदाचार सिखाना, मन संयम सिखाना अत्यंत आवश्यक है। मन को लेकर अनुशासन, आज्ञा पालन, सेवा, श्रम, श्रम की प्रतिष्ठा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसी अवस्था में व्यक्तित्व का विकास इन माध्यमों से होता है। इसलिए बाल अवस्था में जब छात्र प्राथमिक शाला में जाते हैं, तब उनके लिए प्रेरणादायक गीत, कहानी, घटनाएं, नाटक, क्रियाकलाप, ये सब बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये शिक्षा के माध्यम है, क्योंकि ये मन को अच्छा बनाते हैं। सदाचार, तो सदाचार माने विनयशीलता और नम्रता, अभिवादन कला, अभिवादन कैसे करना, ये सारे मन की शिक्षा के आयाम हैं, ये होना चाहिए। संयम, स्वाद संयम, अर्थ संयम, समय का संयम, वाणी संयम, ये सिखाने की आवश्यकता है। आज्ञा पालन, ये सिखाने की आवश्यकता है। सामान्य रूप से इसको नैतिक शिक्षा, मॉरल एजुकेशन कहा जाता है, परंतु ये दोनों प्रकार से लाभ करता है। एक तो व्यवहार सीखता है, एक भावनाओं को नियमन में करना ये सीखता है, एक तरफ ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों को कुशल बनाना ये भी सीखता है, और मन को बलवान बनाना भी सीखता है। तो मन को बलवान बनाना, मन को अच्छा बनाना, ये बाल अवस्था की शिक्षा है। किशोर अवस्था में वह विचार प्रधान होता है, तो भावनाओं के आधार पर नहीं, परंतु विचार करके वह सीखता है। और आगे बुद्धि, तो निरीक्षण परीक्षण करना, संश्लेषण विश्लेषण करना, कार्य कारण भाव समझना, चिंतन करना, ये सब करती है। अब ये किशोर अवस्था में वे माध्यमिक विद्यालय में होते हैं, युवावस्था में वे उच्च शिक्षा में होते हैं। तो उच्च शिक्षा का अध्ययन अलग प्रकार से होता है, माध्यमिक कक्षाओं का अध्ययन अलग पद्धति से होता है, प्राथमिक कक्षाओं का अध्ययन अलग पद्धति से होता है, शिशु अवस्था में शिक्षा अलग प्रकार से होती है,
गर्भावस्था में शिक्षा अलग प्रकार से होती है, ऐसे गर्भावस्था से युवावस्था तक की शिक्षा की प्रक्रिया, ज्ञानार्जन की प्रक्रिया भिन्न भिन्न प्रकार से होती है। आज हम देखेंगे तो विद्यालयों में इसका कितना अनर्थ हो रहा है, कितनी अनवस्था है। सब घोड़े 12 टक्के ऐसा करके एक ही पद्धति से सब सिखाओ, और वो पद्धति एक तो रट्टा मार पद्धति, एक है लिखो और पढ़ो, एक है सुनो। वो करने वाली शिक्षा, अनुभव करने वाली शिक्षा, विचार करने वाली शिक्षा, क्रिया आधारित, अनुभव आधारित, विचार प्रधान, निरीक्षण परीक्षण प्रधान, ये सारी शिक्षा का कहीं स्थान ही नहीं है। तो हम ये अध्ययन अध्यापन जो आज विद्यालयों के कक्षा कक्षों में होता है, वह केवल निरर्थक नहीं, अनर्थक होता है। और कितने कितने पैसे उसके पीछे खर्च होते हैं। वास्तव में उपकरणों से, पैसे से अध्ययन होता ही नहीं है। उल्टे वह तो अध्ययन की सारी संभावनाओं को समाप्त कर देता है। और 16 वर्ष की आयु में भी, 20 वर्ष की आयु में भी हमारे छात्र निर्बुद्ध रहते हैं। निर्णय क्षमता विकसित नहीं होती, विचार क्षमता विकसित नहीं होती, चिंतन नहीं कर पाते, उनके अपने कोई अभिप्राय ही नहीं होते हैं, अपने आप में वे कुछ आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। न उनके पास निरीक्षण परीक्षण करने की शक्ति है, न क्रिया आधारित, अनुभव आधारित शिक्षा है, न संस्कार आधारित शिक्षा है। ऐसा अनर्थ रोकने के लिए राम विद्यापीठ में शिक्षा शास्त्र का अध्ययन ये प्रमुख रूप से होना चाहिए। देश भर के लिए 140 करोड़ जनसंख्या के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना, ये तो एक बाहर की बात हुई, परंतु कक्षा कक्षों में अध्ययन अध्यापन ठीक से चलना, ये एक बहुत ही अलग बात हुई। ये शिक्षा शास्त्र ये तो मैंने बहुत ही थोड़ा सा बताया, परंतु विभिन्न अवस्थाओं में ज्ञान के ही विभिन्न रूप हैं। वो शिशु अवस्था में संस्कार, गर्भावस्था और शिशु अवस्था में संस्कार, तो ये संस्कार ज्ञान का ही एक स्वरूप है। क्रिया और अनुभव ये भी ज्ञान के ही स्वरूप हैं। विचार, भावना ये भी ज्ञान के ही स्वरूप हैं। निरीक्षण परीक्षण, विवेक आदि सब ये भी ज्ञान के ही स्वरूप हैं। निर्णय करना ये भी ज्ञान का ही एक स्वरूप है। ऐसे विभिन्न रूपों में ज्ञान विभिन्न अवस्थाओं के साथ जुड़ा है। वो ज्ञानार्जन की प्रक्रिया ऐसे होती है। इसके लिए कारणों को सक्षम करना, ऐसा हमारी कक्षा कक्षों में दिखाई देना चाहिए। ये सरल बात तो नहीं है, क्योंकि कौन इसकी ओर, बाजार इसके ऊपर ऐसा हावी है कि उपकरणों की भरमार चारों ओर है। और जो अध्ययन अध्यापन के केंद्र हैं, विद्यालय, वे भी तो इसी को प्रमोट करते हैं, क्योंकि वे बाजार का एक अंग ही बन जाते हैं। और इधर शिक्षा शास्त्र का अध्ययन होता नहीं है। इसको दूर करना, इस अनिष्ट से शिक्षा को, अध्ययन अध्यापन को मुक्त करना, इस संकट से मुक्त करना, इसके सर्व प्रकार के उपायों का विचार करना और प्रत्यक्ष उसकी रचना करना, व्यवस्था करना, ये राम विद्यापीठ के विभिन्न कार्यों में से एक महत्वपूर्ण कार्य है। आज हमने कक्षा कक्षों में अध्ययन अध्यापन होता कैसे है, माने अध्ययन, मुख्य रूप से अध्ययन होता कैसे है, और इसके लिए हमारे कारणों का विकास कितना आवश्यक है, इसकी बात की है। विषय तो बहुत ही बड़ा है, परंतु मैंने बहुत संक्षेप में केवल कुछ मुद्दों में इसे प्रस्तुत किया है। मुझे लगता है समय हो गया है,
तो अभी यहीं पर रुकते हैं। आज किस प्रकार के प्रश्न आते हैं यह देखकर आगे का चिंतन सत्र हमारा कैसा होगा इसका हम निश्चय करेंगे, निर्णय करेंगे। अभी यहीं रुकती हूँ। नमस्कार। जिसको प्रश्न, अभिप्राय, सुझाव रखने हो अपने हैंड राइज करेंगे। अभी सुवीरा जी आप प्रश्न करेंगे। जी नमस्ते। नमस्कार। नमस्ते जी। जी आई वांटेड टू नो व्हेन आप बालावस्था शिशुअवस्था कहते हैं वो जो आधुनिक युग में जो भी इन्फेंट स्टेज चाइल्ड वही है कि कुछ दूसरा है जी? सामान्य रूप से हमारे यहाँ गर्भावस्था 9 मास की, शिशु अवस्था 5 वर्ष की, तो ये गर्भ, शिशु, बाल हमारे शास्त्रों में ही कहा है। अब विभिन्न शास्त्रों में थोड़ा आयु का अंतर रहता है। कहीं 15 वर्ष तक बाल कहते हैं, कभी 12 वर्ष तक बाल कहते हैं, 5 वर्ष तक शिशु, ये तो सर्वत्र मान्य है। तो ये अवस्थाएं हैं। मुझे आपने जो दूसरे कहे अंग्रेजी शब्द वो ध्यान में नहीं आए। जो परंतु बालावस्था है, आयु कहे तो 9 मास के गर्भावस्था, 5 वर्ष तक की शिशु अवस्था, 12 वर्ष तक की बाल अवस्था, 15 वर्ष तक की किशोर अवस्था और 25 वर्ष तक की युवा अवस्था। ठीक है, वही समझना था। हाँ 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 जी। धन्यवाद। ठीक है, अनुपमा जी। हाँ, अनुपमा बैंगलोर से। सुनाई दे रहा है ना? हाँ जी, हाँ जी। बताइए। अभी क्या हो गया है, निर्णय लेना, इसके बारे में आप कह रहे थे कि अभी 16-18 साल में बच्चे अपना निर्णय लेना, ऐसा एक संस्कार युक्त शिक्षा की आवश्यकता है। सब आजकल निर्णय ले रहे हैं ताई, परंतु विपरीत निर्णय ले रहे हैं, यही प्रॉब्लम है। तो अब हम घर में एज पोषक इसको थोड़ा कम करने के लिए क्या कुछ उपाय कर सकते हैं? ऐसा आप कुछ और थोड़ा बताएंगे तो उपयोगी होगा। निर्णय लेना आज जो करते हैं ना, वो उनको निर्णय लेना आता थोड़े हैं। चारों तरफ का विचार करके निर्णय लिया जाता है। वो हितकारी भी हो, श्रेयस्कर भी हो, प्रेयस्कर भी हो, हित और सुख दोनों ही प्राप्त हो, स्वयं को प्राप्त हो, अपने जो और लोग हैं उनको भी प्राप्त हो हित और सुख। ऐसा सारा विचार करके निर्णय थोड़ी लिया जाता है। ये निर्णय नहीं है, ये तो जो मन में आया वो करो, ऐसा है। और स्वच्छंद है, हमको कौन कहने वाला है, हम खुद तय करेंगे क्या करना। वो इसको निर्णय नहीं, निर्णय क्षमता नहीं कहते। निर्णय करने की एक प्रक्रिया होती है, निर्णय करने के लिए एक क्षमता होती है। उस क्षमता का विकास करना, निर्णय के प्रति हम कैसे आते हैं, वो प्रक्रिया क्या होती है, साधक बाधक पक्ष क्या होते हैं, ये सारा करने के बाद हम जब निर्णय पर पहुंचते हैं तब हम कहेंगे कि हाँ निर्णय करना आता है। तो हमारे युवाओं को निर्णय करना नहीं आता है। अब निर्णय तो कर ही लेंगे ना, स्वतंत्रता है, स्वच्छंदता है, हमको कौन कहने वाला है, हम क्यों किसी को पूछे, ये उस आयु की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। परंतु उस स्वाभाविक प्रवृत्ति में निर्णय लेने की क्षमता का विकास होना चाहिए, वो किसी ने उनको सिखाया नहीं है। तो केवल हम शिकायत करते रहते हैं कि ये तो किसी का मानते नहीं। तो लेकिन वो 16 वर्ष के, 18 वर्ष के, 20 वर्ष के होने तक किसने उनको सिखाया कि निर्णय कैसे किया जाता है? नहीं सिखाया। तो हम पोषक क्या कर सकते हैं ताई घर पे? सिखा सकते हैं। हाँ, वो कैसे करें? ये सिखाना ही चाहिए। हाँ, सिखाते नहीं है वो। हाँ, अपनी संतानों के प्रति अपराध है। हाँ, कि उनको हम इससे वंचित रखते हैं।
जी राजेंद्र जी ओझा। नमस्कार ताई, मैं राज नारायण ओझा नमस्कार अमरकंटक से बात कर रहा जी। हूँ। जी जी नमस्कार। ताई, मेरी ये जिज्ञासा है कि जो करण है इनको अ, इनकी क्षमता में वृद्धि करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? बहुत सारे उपाय हैं, वे जी भी शिक्षा शास्त्र में सम्मिलित हैं। अब मैं जी कैसे यहाँ इन सभी इतने असंख्य क्रियाकलापों का वर्णन करूं, अच्छा जी परंतु समझो करणों के विकास के लिए आप 3 वर्ष के 4 वर्ष के बालक को कपड़े उतारकर पानी में खेलने देंगे? विचार करो, इससे करणों का विकास होता है क्या? जी आप 10 वर्ष के बालक को विनयशीलता और अभिवादनशीलता सिखाएंगे? यदि हाँ, उनका अभ्यास से होता है। मन को एकाग्र करना सिखाएंगे तो इसके लिए अभ्यास चाहिए। वो अभ्यास वो करेगा तो मन एकाग्र होगा। आहार विहार ठीक होंगे तो मन अच्छा होगा, शरीर भी अच्छा होगा। करणों का विकास, कर्मेंद्रियों का विकास विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करने से, अच्छी तरह से करने से, जिस प्रकार से करनी चाहिए उस प्रकार करने से होता है। तो ये तो सिखाने की बात रही। जी तो हमारी शिक्षा में इसका समावेश होता है क्या? नहीं होता है। नहीं लिखो, होता है। पढ़ो, रटो, याद करो, जी यही करते रहते हैं। तो बेचारे हमारे करण तो अनिर्दिष्ट रह जाते हैं, उनको हम वंचित रखते हैं। जबकि आप देखो 6 वर्ष के 8 वर्ष के बच्चों को क्या करना अच्छा लगता है स्वाभाविक, वो तो देखो। हम देखते ही नहीं कि उनको अच्छा क्या लगता है करना। जी जी दिनेश प्रताप जी। शिक्षा खास के खास करके ताई, इसमें मैं हाँ एक चीज, खास करके ज्ञानेंद्रियों का विकास, जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं उनका विकास हाँ करने का कोई क्या ऐसा हाँ उपाय है? हाँ वो भी की प्रैक्टिस से ही उन चीजों को किया जा सकता बिल्कुल। प्रैक्टिस तो पहले अनुभव तो करने है। देना चाहिए अनुभव। ना, रंगों जी का, जी ध्वनियों का, स्पर्श हम्म, का विकास, अनुभव तो होना चाहिए। जी 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 धन्यवाद ताई। जी जी दिनेश प्रताप हाँ जी। जी, ताई जी नमस्ते। जी, नमस्कार। आधे, हाँ, मेरी आधी जिज्ञासा तो इसी सवाल में थी जो पूरी हो गई। हाँ, जी कि वही कि जी हम सब अभिभावक हम्म उपकरण को जो प्राथमिकता देते हैं, करण पर हम ध्यान ही नहीं देते, तो वो हम्म। हमारी भी अज्ञानता ही है। तो बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ, तो करण का जो करण के माध्यम से शिक्षा का विकास है, वो आधा तो मिल गया, अभी जो आपने बताया वो तो मिल गया। जी लेकिन जी सचेत होकर के कैसे करना चाहिए, ये तो है स्वाभाविक रूप से हो गया। लेकिन सचेत होकर अपनी भूमिका हाँ समझ करके हाँ कैसे करनी हाँ चाहिए? जी। हाँ। तो बच्चों को बोलना सिखाना, ये तो सचेत होकर ही सिखाया जा सकता है ना। शुद्ध उच्चारण, शुद्ध स्वर, फिर इनको मधुर बोलना सिखाना, कर्कश आवाज नहीं निकलना, ये तो सचेत होकर ही सिखाया जा सकता है। अशुद्ध उच्चारण कैसे हो सकता है? तो अशुद्ध उच्चारण को कैसे नियंत्रित करेंगे और उसको शुद्ध उच्चारण करना सिखाएंगे, इसकी ओर कहाँ सचेत होकर ध्यान नहीं दिया जाता। लिखेंगे हम्म, तो सुंदर अक्षर से लिखना, ये भी तो हम्म, सिखाने की ही बात हुई। और सचेत होकर सिखाने की बात हुई। जैसे तैसे लिखना नहीं चलेगा। हम्म, हम्म, ऐसे ही गाना, तो सही गाना सिखाना, ये तो कर्मेंद्रिय की भी शिक्षा है, मन की भी शिक्षा है, श्रवणेन्द्रिय की भी शिक्षा है। अरे भाई, गाना सुनना, पहले हमारे यहाँ कहते हैं ना, तानसेन बनना तो बाद में, पहले कानसेन तो बनो। जी 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 हाँ, तो जी हाँ। तानसेन बनना तो सुनना सिखाना है ना। बेसुरा हुआ, कहते बेसुरा हुआ, अरे पता ही नहीं चलता कि वो हुआ क्या, क्योंकि कहीं से कुछ वस्तु गिरती है क्या बेसुरा हुआ तो बेसुरा हुआ, ये तो कान को समझता है।
जी बेताल चूक गया वो तो कान को समझता है। तो ये कहाँ सिखाते हैं हम? और फिर अच्छा गाना ये भी नहीं सिखाते। मंत्रों का उच्चारण क्या दुर्दशा है। तो जी ये जी वाणी वाणी कर्मेंद्रिय है, वो सचेत होकर ही सिखाना चाहिए। पहले कुशलता प्राप्त करनी चाहिए, सही उच्चारण होना चाहिए और बाद में पर्याप्त अभ्यास होना चाहिए। सही उच्चारण सिखाने के बाद, सही स्वर सिखाने के बाद अभ्यास होना चाहिए। हमारा तो अभ्यास पहले अशुद्ध उच्चारण का ही हो जाता है, अशुद्ध लेखन का ही हो जाता है। खड़े रहना कहाँ आता है पता है? खड़े रहना कैसे होता है? खड़े रहना नहीं आता, चलना नहीं आता, दौड़ना नहीं आता, छलांग लगाना आता है क्या? ओबड़ दोबड़ गिरते ही है, छलांग कहाँ लगा सकते हैं? तैरना तो बहुत बाद की बात है। उठना बैठना चलना दौड़ना ये भी तो सिखाने की बातें हुई। बैठना कैसे बैठा जाता है? तो विनय एक बात है, कौशल दूसरी बात है। तो विनय भी होना चाहिए, कौशल भी होना चाहिए। जी 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 ताई। जी जी गौरी जी। गौरी जी आपका एंड्रेज हुआ था, पूछना चाहती है प्रश्न? ओह सॉरी, मैंने म्यूट पे ही रखा और बोलती गई, सॉरी। प्रणाम ताई जी, गौरी मल्होत्रा हैदराबाद से। नमस्कार। आज आपने बहुत सरल शब्दों में और इतनी सुंदरता से सिखाया कि एक शिशु में भी पुरुषार्थ कैसे डेवलप होता है। हम्म। वो आपकी वो बातें तो सब बिल्कुल होता कानों ही में है। बिल्कुल समझ में आई और बहुत कनेक्टेड भी लगा। मेरा आज आपसे एक सवाल है कि आज की जो युवा नहीं बट जो बच्चे 12 साल के ऊपर के हैं वो रील काफी बनाते हैं और पोशाक जो है उसी तरह से पहनते हैं। तो ये मॉल्स वॉल्स में भी सडनली सप्लाई स्टार्ट हुआ है छोटे छोटे पोशाकों का। और ये मतलब साउथ में बहुत कम दिखाई देता है बट आजकल के ये बच्चे सिर्फ वही पहन रहे हैं। रील भी अच्छी बनाते हैं जब त्योहार होते हैं, रामनवमी या गणेश फेस्टिवल या कोई और भी, तो अच्छा लगता है। बट बाकी जगह पे दूसरी रील्स बनाना शुरू करते हैं तो हमें बहुत चुभता है वो। तो उनको कैसे सिखाएं कि लिमिट में रहो? उसके ऊपर माता आप कुछ पिता बोल सकते हैं? माता पिता ने सिखाना चाहिए, उतना समय देना चाहिए उनको, उतना समय उनके साथ रहना चाहिए, जीना चाहिए। उससे अधिक आकर्षक बातें घर में होनी चाहिए, तो फिर वो उससे मुक्त रहेंगे। खाली कहना कि ऐसा मत करो ऐसा मत करो, उससे तो कोई नहीं करता, ऐसे नहीं होता है। तो वास्तव में हमारे आज के वर्तमान समय में तो बच्चों से ज्यादा माता पिता की शिक्षा आवश्यक है। चाइल्ड इज नॉट ए प्रॉब्लम, पेरेंट इज द रियल प्रॉब्लम। विद्यालयों में देखे तो स्टूडेंट इज नॉट ए प्रॉब्लम, टीचर इज द प्रॉब्लम। जी टीचर्स और पेरेंट्स दोनों को जरा अपने आप की स्वयं की शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। हम लोग जी क्या करते हैं, सब आउटसोर्स करते हैं, दूसरों ने करना चाहिए। बालकों को विनय सिखाना है ना तो संस्कार केंद्र में भेजो, घर में नहीं सिखा सकते हैं। जी समय हो गया जी अभी ताई, पूर्ण करने का। धन्यवाद।